जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, हर साल लाखों भक्त केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन करने हर वर्ष जाते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बहुत सारे भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने केदारनाथ नहीं जा सके। और इस साल केदारनाथ में काफ़ी सारी छूट दे दी गई है क्योंकि कोरोना काफ़ी निकल चुका है। तो इस साल बहुत सारे भक्त केदारनाथ की यात्रा करने जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ धाम यात्रा 2022 के बारे में। हम वीडियो में जानेंगे कि हम केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। बात करेंगे केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन करने कब जाना चाहिए, केदारनाथ के अंदर हमें रुकने या ठहरने की क्या क्या सुविधा मिलती है, इसी के साथ केदारनाथ में खाने पीने की हमें क्या व्यवस्था है। केदारनाथ के अंदर भगवान शिव के साथ साथ हम और ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर हम जा सकते हैं। इसी के साथ केदारनाथ में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं और हम जानेंगे आज की वीडियो में कि केदारनाथ के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि हमारी केदारनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना आएगा। तो वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल हम्बल टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे ही हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के बारे में, भारत से बाहर के दर्शनीय स्थलों के बारे में, और बहुत सारी यात्राओं की आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ यात्रा के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। इतिहास के हिसाब से केदारनाथ महाभारत के अनुसार पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। महान हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर का पुनर्जीवित किया गया था। की बात यह थी कि मंदिर 2013 की विनाशकारी बाढ़ की चपेट में मंदिर आ गया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। सबसे पहले बात करते हैं कि हम केदारनाथ कैसे पहुँचे। तो केदारनाथ यात्रा की सही मायने से शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल मार्ग व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं या आप ऋषिकेश तक आ सकते हैं। हरिद्वार से आगे जाने के लिए आपको चाहे तो आप टैक्सी बुक करवा सकते हो, या हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आप बस से भी जा सकते हो। अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बस के लिए जाते हो तो आप अपनी टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बुकिंग करवा सकते हो। लेकिन सबसे मुख्य कारण यह है कि अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की टिकट बुक करवाते हो तो आप ऑनलाइन ही बुक करवा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको हरिद्वार में सोनप्रयाग के लिए बसों की टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाना थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ती है, बट आप निश्चित होकर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आप वहां से टैक्सी बुक करा सकते हो, अपने लिए पर्सनल टैक्सी ले सकते हो। जो आप अगर आप अपने कई दोस्तों के साथ जा रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी टैक्सी बुक करा के जाओ, जो आपकी खुद की सेपरेट रहती है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन, एक मुख्य ऑप्शन आता है कि आप वहाँ से अपना किसी भी प्रकार का व्हीकल, चाहे आप गाड़ी हो या बाइक हो, आप दोनों ही वहाँ से हरिद्वार से रेंटेड पर ले सकते हो। और अगर आप अपनी कार या बाइक किसी भी प्रकार की चीज़ रेंट पर कर केदारनाथ जा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनप्रयाग के अंदर बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ पर आप अपना बाइक या अपनी गाड़ी स्टैंड कर सकते हो। और अगर आप सिंगल आदमी हो, सिंगल पर्सन हो या 2 लोग हो तो प्रेफर करना कि आप खुद की बाइक रेंट पर ले लो और जो ले जाकर आप सोनप्रयाग में स्टैंड कर सकते हो। क्योंकि बाइक पर जाना, रास्ते में आप पहाड़ियों के टर्न लेते हुए और केदारनाथ की सुंदरता को देखते हुए, वातावरण का लुत्फ़ उठाते हुए मज़े से जा सकते हो। और सोनप्रयाग के अंदर अगर आप पार्किंग में अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करते हो तो उसके आपके चार्जेस रहेंगे।
गाड़ी पार्किंग करने के यहाँ पर सोनप्रयाग के अंदर चार्जेज आपके रहते हैं 100 रुपये। वहीं अगर आप अपनी बाइक सोनप्रयाग में पार्किंग करते हो तो उसके आपके चार्जेज रहेंगे 50 रुपये। और ये चार्जेस कस्टमर को देखते हुए या भीड़ को देखते हुए सीज़न के कारण अपने आप कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो वो आप जिस साइड टाइम जाओगे उस टाइम देख लेना क्या रेट चल रहा है, वो आप पे करके अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर सकते हो। और ये पार्किंग चार्ज आपके सोनप्रयाग के अंदर 24 घंटे के लिए लागू होते हैं। अगर आप 24 घंटे के अलावा पार्क करते हो तो वो आपका नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर आप ये अपनी केदारनाथ की यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से केदारनाथ तक कोशिश करो कि आप गवर्नमेंट बस में ही जाओ, जिसका किराया काफ़ी कम होता है, जो आपको लगभग 400 से 500 रुपये के अंदर हरिद्वार से सोनप्रयाग तक छोड़ देगी। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, आप इससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैक्सी बुक करवाते हो या खुद की रेंटेड गाड़ी या बाइक रेंट पर लेते हो। तो गाइज़ अब हम अपने हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें सोनप्रयाग में कहाँ पर रुकना चाहिए और हमें रुकने की सोनप्रयाग के अंदर क्या क्या व्यवस्था मिल जाती है, बात करेंगे इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा सही समय है जिस समय हमें केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको सभी लोगों को, भक्तों को पता होगा कि केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और उसके पश्चात बर्फ़ के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उस कारण 6 महीने तक बर्फ़ के कारण कपाट बंद कर दिए जाते हैं और नेक्स्ट 6 महीने के बाद केदारनाथ के कपाट वापस खोले जाते हैं। और केदारनाथ मंदिर के कपाट लगभग मई माह में खोले जाते हैं और दीपावली के आसपास 6 महीने के बाद केदारनाथ के मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच आप कोशिश करिए, नवंबर, सितंबर या अक्टूबर के बीच केदारनाथ की यात्रा कर लीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ जब केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं उस समय पर होती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ जब केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले होते हैं उस समय पर केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप कोशिश करो आप नवंबर, सितंबर में के आसपास केदारनाथ धाम की यात्रा करके आ जाओ, जिसमें आप भगवान शंकर के दर्शन बड़ी आसानी से कर पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए नवंबर, सितंबर, अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। तथा सितंबर, अक्टूबर के आसपास यहाँ पर आप अगर जहाँ से भी आप आ रहे हो तो पूरे भारत में लगभग बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी नहीं होती, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मौसम बहुत ही सुहावना सा होता है। इस कारण आप इन महीने में केदारनाथ भगवान शिव के दर्शन करने केदारनाथ यात्रा जा सकते हो। और जिस समय केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं मई, जून के आसपास, इन 2 महीनों में केदारनाथ में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये केदारनाथ यात्रा का पीक सीज़न होता है। और इस समय अगर आप केदारनाथ घूमने जाओगे तो ये आपका बजट बहुत ही ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इस समय खाने पीने से लेकर रहने रुकने की सभी प्रकार के केदारनाथ में खर्चे बहुत ही महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सितंबर, अक्टूबर में ही केदारनाथ यात्रा पर जाओ। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हो, अगर आप बजट ओपनली खुल के खर्च कर सकते हो, फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी महीने के अंदर केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मानसून का इंजॉय करना चाहते हो, आप बरसात के मज़े लेना चाहते हो, तो आप केदारनाथ जून, जुलाई, अगस्त के आसपास केदारनाथ की यात्रा करने जा सकते हो। क्योंकि आपको पता है केदारनाथ पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है और केदारनाथ के अंदर पहाड़ियों के ऊपर बसा होने के कारण यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी बारिश होती है। और अगर आप बारिशों का आनंद उठाना चाहते हो तो आप जुलाई, अगस्त के आसपास केदारनाथ के दर्शन करने जा सकते हो। तो गाइस, अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर कि हम सोनप्रयाग आ चुके थे और अब हम बात करेंगे सोनप्रयाग के अंदर हमें रुकने की किस किस प्रकार की और क्या क्या व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो जानेंगे रुकने की व्यवस्था के बारे में। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको कुछ खास जानकारी मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की। केदारनाथ में रुकने के लिए आपको बहुत सारे 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक के होटल मिल जाते हैं। होम स्टे करने की भी आपको सुविधा मिल जाती है। बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहां पर आप अपना रूम लेकर रुक सकते हो। इसके अलावा
केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाई हुई भी कई प्रकार की आपको धर्मशालाएं केदारनाथ में मिल जाती है, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग रुक सकते हो। और अगर हम सोनप्रयाग में रुकने की बात करें तो अगर आप पीक सीज़न की बात करें, मई जून में आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हो तो सोनप्रयाग में रुकने का खर्चा लगभग आपका मान के चलिए 2000 से लेके 4000 तक आपका रुकने की सुविधा हो जाएगी। वहीं अगर आप यही यात्रा केदारनाथ की आप सितंबर अक्टूबर के आसपास करते हो तो यही किराया आपका आधा हो जाएगा। लगभग आपको 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक बहुत ही अच्छे रूम्स स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। तो वही बात है कि अगर आप बजट केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो बजट के अंदर, तो आप कोशिश कीजिए आप पीक सीज़न में मत जाइए, आप नवंबर सितंबर के अंदर ही जाइए, जिसके अंदर आपके बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे और आपकी यात्रा बहुत ही सस्ती हो जाएगी। और वहीं अगर आप इससे भी कम खर्चे में रुकना चाहते हो तो सोनप्रयाग के अंदर आपको बहुत सारे धर्मशालाएं वगैरह हॉल वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 350-500 रुपये के अंदर आपको बेड मिल जाता है, जिस पर आप अपनी नाइट स्टे कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ तक हमारी बात होगी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आने की और सोनप्रयाग के अंदर रुकने की। जहाँ पर हम हरिद्वार से सुबह सोनप्रयाग के लिए चलते हैं तो हम शाम तक सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं और हम अपनी नाइट स्टे सोनप्रयाग के अंदर आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ की यात्रा के बारे में। तो गाइस रात को सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद हमें सुबह सुबह जल्दी 3-4 बजे उठना होता है, क्योंकि सोनप्रयाग के आगे हमें जाना होता है गौरीकुंड तक। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमें यहाँ पर लोकल टैक्सी वगैरह मिल जाती है, जिनमें टाटा सूमो बोलेरो वगैरह होती है, जिनकी मदद से हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। और इन टैक्सीज़ का किराया लगभग 30 रुपये से लेके 50 रुपये पर पर्सन का रहता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर है और ये आपसे 30 से 50 रुपये के अंदर आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ देती है। और कई बार बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी होने के कारण या बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको इन टैक्सीज़ के लिए भी बहुत लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से काफ़ी सारे घोड़े खच्चर पालकी वगैरह जाती रहती है, आप जिनका यूज करके डायरेक्ट गौरीकुंड न होते हुए सीधा आप केदारनाथ मंदिर तक भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल किसी भी प्रकार का कार या बाइक लेकर जा रहे हैं तो वो आपको सोनप्रयाग से आगे नहीं ले जाने देंगे, वो आपको सोनप्रयाग के अंदर ही पार्किंग में स्टैंड करने पड़ेंगे। उसके आगे की जर्नी आप घोड़े खच्चर पालकी में या फिर इन टैक्सीज़ की मदद से कर सकते हो। और सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक की बात करें तो अगर आप वहीं घोड़े खच्चर पर जाते हो तो घोड़े खच्चर वाले आपसे लगभग पर पर्सन 2500 से 3000 रुपये चार्ज लेते हैं, जो आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक छोड़ देते हैं। और अगर आप टैक्सी की मदद से जा रहे हो तो वो आपको गौरीकुंड तक उतार देती है। तो अब हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और गौरीकुंड के अंदर ही बना हुआ है माता गौरी का एक मंदिर, जो केदारनाथ जाते टाइम या केदारनाथ से वापस आते समय भी हम माता गौरी के दर्शन कर सकते हैं। और इसी गौरी मंदिर के पास ही गौरीकुंड भी बना हुआ है, जिसका पानी हमेशा सर्दी और गर्मी आप किसी भी सीज़न में जाते हो तो हमेशा गर्म ही रहता है। और अगर आप चाहो तो गौरीकुंड के अंदर आप स्नान भी कर सकते हो। और गौरीकुंड से ही भगवान केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और जो भक्त गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो भक्त यहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह भी ले सकते हैं गौरीकुंड से और उनकी मदद से केदारनाथ यात्रा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और यहीं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक घोड़े खच्चर वाले आपसे लगभग 2300-2500 रुपये का आसपास चार्ज लेते हैं और आपको केदारनाथ मंदिर तक स्टॉप कर देते हैं। और वहीं बात करें कि केदारनाथ मंदिर से अगर आप वापसी गौरीकुंड आना चाहते हो तो वहाँ पर आपको खच्चर घोड़े वगैरह लेते हो तो उसके आपको 1500 से 2000 रुपये के बीच देने होते हैं, क्योंकि आते वक्त ढलान होती है तो घोड़े खच्चर जो भी होते हैं उनको चलने के अंदर काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए वो आपका किराया भी कम हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा के बारे में, तो गौरीकुंड से हम जैसे ही पैदल यात्रा करनी शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी दुकानें मिलती है, जिनके ऊपर 30 से 50 रुपये के अंदर आपको एक लाठी मिल जाती है, जो आपको चढ़ाई के समय बहुत काम आती है। और वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी की बात करें
तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं अगर आप ये यात्रा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक पैदल जाते हो तो यही दूरी आपको 20 से 25 किलोमीटर के आसपास लगेगी, क्योंकि चढ़ाई होने के कारण आपको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी, पैर भी दर्द करेंगे। इस कारण हमें ऐसा लगेगा कि दूरी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप यही यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हो तो आपको इसके लिए सोनप्रयाग जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनप्रयाग से 15-16 किलोमीटर पहले आता है फाटा, जहाँ से हेलीकॉप्टर की सुविधा चालू होती है। फाटा से आपको हेलीकॉप्टर वाले डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर के पास उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि अगर हम फाटा से बाय हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी और फाटा से लेकर केदारनाथ मंदिर तक हेलीकॉप्टर से हमारा कितना खर्चा आता है। बात करें टिकट की तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बुक कर सकते हो। बट अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तो उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करो आप पहले ही अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा के जाओ। और वहीं अगर आप केदारनाथ यात्रा सितंबर-अक्टूबर के आसपास कर रहे हो तो आप फाटा जाकर वहीं से ऑफलाइन काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप अपने टिकट ले सकते हो, बुक करवा सकते हो। और बात करें अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो कहाँ से कराएं, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। और आपको बता देता हूँ कि इनकी साइट है जो ऑनलाइन टिकट बुक कराने की है, वो है www.pawanhans.com मतलब www.pawanhans.com। इस साइट की मदद से आप अपनी टिकट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हो फाटा से केदारनाथ मंदिर तक के लिए। और वहीं बात करें हेलीकॉप्टर टिकट खर्चे के बारे में, तो हेलीकॉप्टर की टिकट आपको सिंगल राउंड की कभी नहीं मिलेगी। ये आपको राउंड ट्रिप की ही टिकट आपसे चार्ज की जाती है, जो लगभग आती है 6,000 रुपये, कम से कम 6,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये के अंदर आपकी हेलीकॉप्टर की राउंड ट्रिप टिकट बुक हो जाती है। उसके बाद आप फाटा से केदारनाथ मंदिर बाय हेलीकॉप्टर जा सकते हो और मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं से आप केदारनाथ मंदिर से फाटा वापस बाय हेलीकॉप्टर आ सकते हो। लेकिन हम अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं, क्योंकि हम कम बजट में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं। तो हम गौरीकुंड से आगे चलते हैं और हमने वहाँ पर लोकल दुकानों से लाठी ले ली है। अब बात करते हैं आगे की। और यही अगर आप पैदल यात्रा करते हो तो आपको रास्ते के अंदर अनेक प्रकार के प्रकृति दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर झरने वगैरह काफ़ी आते हैं। और इसी के साथ रास्ते के अंदर आपको काफ़ी सारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। काफ़ी पेड़ों पर बैठे पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आपको रास्ते में प्यास लग जाती है तो रास्ते में बहुत सारे झरने आते हैं जिनका पानी पीने लायक होता है, तो आप उन झरनों में से किसी भी झरने से पानी पी भी सकते हो। यह पानी किसी भी प्रकार से ख़राब नहीं होता है, शुद्ध पानी होता है। आप पीने के लिए यूज इस पानी का कर सकते हो। और जिस ट्रैक से आप केदारनाथ यात्रा कर रहे होते हो उसी ट्रैक के साथ में आपके साथ साथ मंदाकिनी नदी का पानी भी चल रहा होता है और आप दूसरी साइड केदारनाथ ट्रैक पर चल रहे होते हो। अगर बात करें कि गौरीकुंड से हम कितनी देर के अंदर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे पैदल यात्रा में, तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके स्टेमिना के ऊपर या आपकी चाल के ऊपर कि आप कितनी तेज़ी से चल रहे हो, आप रास्ते के अंदर कितना रुक के जा रहे हो, इन सब के हिसाब से ये तय होता है। और वहीं अगर हम नॉर्मल बात करें तो अगर आप सुबह 4-5 बजे उठकर जल्दी तैयार होकर 8-9 बजे तक आप निकल जाते हो तो आप शाम के 4-5 बजे तक बड़ी आसानी से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हो। और यहीं अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे होते हो और आपको किसी भी प्रकार के खाने पीने के रास्ते में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि रास्ते के अंदर बहुत सारी स्टॉल लगी होती है जिन पर आपको खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं मिल जाती है। पर यह खाना फ्री नहीं होता है, इसका आपको चार्जेस होते हैं। जो नॉर्मल स्टॉल पर लगते हैं वही चार्ज ये स्टॉल वाले भी आपसे लेते हैं। और इसी पैदल यात्रा के दौरान आपको काफ़ी सारे जगह पर वॉशरूम वगैरह भी मिल जाते हैं, जिसके कारण आपकी यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब वो पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर बेस कैंप केदारनाथ मंदिर के पास वही स्थान है जहाँ पर आने वाले पैदल यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। इसी बेस कैंप से अगर बात करें मंदिर की दूरी की, तो बेस कैंप से लेकर मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही बचती है।
जो आप यहाँ से खाना पीना करके अपना तैयार होके नहा धो के फ्रेश होकर अपनी आगे की 1 किलोमीटर की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। बात करें बेस कैंप में रुकने की और कितना चार्जर लगता है, तो बेस कैंप के अंदर काफ़ी सारे टेंट लगे होते हैं जिसके अंदर आपसे पर पर्सन के हिसाब से 400 से 500 रुपये चार्ज लिए जाते हैं। और यहाँ पर भी केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने नाइट स्टे कर सकते हो। इसका भी मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए टेंटों में भी आप स्टे ले सकते हैं। और इनकी बुकिंग भी आप टेंटों की ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, या आप ऑफलाइन लेना चाहो तो वहाँ पर काउंटर बने होते हैं, वहाँ से आप अपना टेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा बेस कैंप के आसपास रुकने के लिए अगर आप अपना पर्सनल टेंट लेके गए हो साथ में, तो आप अपना पर्सनल टेंट लगा कर भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर रूम बुकिंग की बात करें तो आप कोशिश करना कि आप अपनी रूम बुकिंग ऑनलाइन ही करा कर दें, तो क्योंकि यहाँ पर 1% भी चांस नहीं होता है कि अगर आप ऑफलाइन वहाँ पर जाकर सोच रहे हो कि वहाँ पर जाकर हम रूम ले लेंगे, तो 1% भी चांस नहीं है कि आपको रूम मिलेगा, क्योंकि मंदिर के पास बेस कैंप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी यात्रा से पहले ही वहाँ पर अपना रूम बुक करा कर रखें। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल मंदिर के पास रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास भी बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और यही अगर हम मंदिर के पास के रूम रेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको रूम मिलता है लगभग 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आपको मंदिर के पास बने होटलों में या गेस्ट हाउस के अंदर आपको रूम बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और अब हमारी शाम हो गई है, शाम के 6-7 बज गए हैं, हम बेस कैंप पहुंच गए हैं। और अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं हमारे बेस कैंप पर खाने की हमारी क्या सुविधाएं रहती है। तो बेस कैंप के अंदर आपको काफ़ी सारी स्टॉलें मिल जाती है जहाँ पर आपको खाना मिलता है। और यहाँ पर खाने के चार्ज लगभग 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के अंदर आपको खाने की सुविधा मिल जाती है। और वही अगर हम मंदिर के पास की बात करें होटलों में या गेस्ट हाउस में, तो लगभग सेम प्राइस रहता है। वहाँ पर भी आपको 150 से 300 रुपये के बीच में आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन एक मुख्य बात आपको बता दूं कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो आपको पूरे केदारनाथ के अंदर किसी भी प्रकार का नॉनवेज खाने को नहीं मिलेगा। तो आप ये भूल जाइए कि केदारनाथ के अंदर आपको नॉनवेज खाने को मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या स्टॉल पर आपको चिकन वगैरह या जो भी प्रकार का नॉनवेज आप जिस भी खाने के शौकीन हैं तो अब आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको वेज खाना ही मिलेगा। और केदारनाथ में आपको सबसे अच्छी सुविधा ये मिलेगी कि आप चाहे किसी भी प्रकार के बेस कैंप में रुकिए, किसी भी होटल में रुकिए या गेस्ट हाउस में रुकिए, आपको सभी जगह सभी की अपनी अपनी कैंटीनें बनी हुई होती है, अपने अपने रसोई घर होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी होटलों में, गेस्ट हाउस में और बेस कैंप के अंदर 150 से 300 रुपये के बीच में भरपेट खाने की सुविधा मिल जाती है। और अब खाना पीना खाने के बाद हमारा समय होता है, अगर आप चाहो तो बेस कैंप के आसपास इधर उधर थोड़ा बहुत टहल सकते हो, वरना आप सो जाइए और अर्ली मॉर्निंग आप 3 से 4 बजे लगभग उठ जाइए, क्योंकि मंदिर का समय होता है जो होता है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंदिर में दर्शन करने के लिए समय दिया जाता है। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे उठकर नहा धो के स्नान करके फ्रेश हो जाइए और मंदिर के लिए निकल जाइए। और केदारनाथ मंदिर के अंदर शाम को रात्रि में 6 बजे के आसपास आरती होती है। तो बहुत सारे भक्त होते हैं जो आरती के समय में वहाँ पर एकत्रित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। और वहीं अगर आप दिन के अंदर केदारनाथ मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद किसी भी भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। सभी भक्तों को बाहर से ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पड़ते हैं। और वहीं बात करें मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद लेने की, तो केदारनाथ मंदिर में जाने से पहले आपको बहुत सारी स्टॉल लगी हुई मिल जाएगी जहां पर आपको प्रसाद मिल जाता है, जो आप भगवान शिव को केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हो उस समय भेंट कर सकते हो। और मंदिर में आप भगवान शिव के दर्शन करने के बाद, केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आपको जाना है बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में, जहाँ पर है एक भीमशिला। और कहते हैं कि 2013 के अंदर जो आपदा आई थी, उस आपदा के अंदर
इसी भीमशिला की वजह से मंदिर को किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई थी, क्योंकि ये भीमशिला पीछे मंदिर के आकर रुक गई थी और इसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में काट दिया था, जो मंदिर के दोनों तरफ से होकर नीचे की तरफ निकल गया था और इसीलिए इस पत्थर का नाम भीमशिला पड़ गया। और आप भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के बाद एक बार इस भीमशिला के दर्शन जरूर करने जाएं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर ही पास में ही बना भैरव बाबा के भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आप अपनी पैदल यात्रा करके भी आसानी से जाकर बाबा भैरव के दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, जिसके बारे में मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर और अपने स्थानों की बात करें तो बहुत लंबी खींच जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए भी ये वीडियो देखनी बहुत ही बोरिंग सी हो जाएगी। इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के आसपास देखने लायक दर्शनीय स्थल कौन कौन से है, और उसके अगली वीडियो एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हम केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो हम किस किस प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ केदारनाथ यात्रा के दौरान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हम भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और हम वापस अपने गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा करने के लिए हमें 2022 के अंदर हमें कितने दिनों की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आप केदारनाथ यात्रा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हम बात करेंगे हरिद्वार से आगे की, तो आपको हरिद्वार को मिलाकर हमें टोटल 5 दिन का ट्रिप प्लान बनाना ही पड़ेगा। 5 दिन से लेके हम थोड़ा सा खींचे तो हमें लगभग 1 हफ्ते के 5 दिनों से लेके 1 हफ्ते का ट्रिप प्लान बनाना पड़ेगा। इसमें पहली रात हम हरिद्वार के अंदर रुकेंगे, उसके बाद हरिद्वार से हम दूसरे दिन के अंदर सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दूसरी रात हमें सोनप्रयाग के अंदर स्टे करनी पड़ेगी। उसके बाद सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद तीसरे दिन हम केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें केदारनाथ बेस कैंप या जहाँ पर भी आप होटल बुक कराओगे वहाँ पर हमें तीसरे दिन स्टे करना पड़ेगा। केदारनाथ दर्शन करने के बाद हम जब वापस आएंगे तो सोनप्रयाग आकर हमें फिर चौथे दिन हमें सोनप्रयाग के अंदर स्टे करना पड़ेगा। सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद रात्रि को उसके अर्ली मॉर्निंग हम सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। और हरिद्वार में अगर आपको ट्रेन वगैरह की आपकी सही सुविधा है, आप टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हो, तो आप डायरेक्ट ट्रेन चढ़कर अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक नाइट वापस 5वें दिन की नाइट हरिद्वार के अंदर आप स्टे कर सकते हो। अब बात करें अगर केदारनाथ यात्रा के दौरान हम केदारनाथ में कई और जो स्थान है वहाँ पर भी घूमना चाहते हैं, और उसके अलावा हम केदारनाथ यात्रा के दौरान काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी यात्रा 5 दिनों में बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अन्य कई दर्शनीय स्थल है जो देखना चाहते हैं तो आप लगभग 2 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलिए। 1 वीक का ट्रिप प्लान बनाकर फिर चलिए और आपकी 1 हफ्ते के अंदर केदारनाथ यात्रा बहुत ही अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों अब सबसे मुख्य और लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ यात्रा में हमारा टोटल कुल कितना खर्चा आएगा। तो गाइज टोटल खर्चा बताने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और वहीं अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर YouTube चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हमारे आने वाली हर नई यात्रा की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। और गाइज ऐसी ही अलग अलग स्थानों की यात्रा के बारे में हम ट्रिप गाइड बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी ज़रूर दबा देना। तो बात कर लेते हैं कि हमारी यात्रा में टोटल बजट कितना बनेगा और कुल खर्चा हमारा केदारनाथ यात्रा में कितना आएगा। केदारनाथ में मैं आपको दो प्रकार से खर्च बता रहा हूँ। अगर आप पीक सीज़न में यात्रा कर रहे हैं कि जिस समय बहुत सारे लोग केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं उस समय की बात करें, और दूसरा आता है ऑफ सीज़न में कि जिस टाइम सितंबर अक्टूबर के आसपास बहुत ही कम लोग केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं, उस समय की बात करें तो दोनों प्रकार से हमारा कितना बजट बैठेगा। अगर हम पीक सीज़न में बजट ट्रिप यात्रा की बात करें केदारनाथ की, जिस समय बहुत सारे लोग केदारनाथ घूमने जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उस समय केदारनाथ घूमने जाते हैं, तो उस समय की बात करें तो पर पर्सन का खर्चा मानकर चलिए 8,000 से लेके 10,000 के बीच पर पर्सन का 5 दिनों का खर्चा आएगा।
और वहीं अगर हम ऑफ सीज़न की बात करें कि अगर हम ऑफ सीज़न में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो वहीं पर पर्सन का जो खर्चा बैठेगा वो बैठेगा लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच के अंदर। तो गाइज ये देख लीजिए, लगभग 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क है पीक सीज़न का और ऑफ सीज़न का। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और बजट के अंदर करना चाहते हैं तो आप ऑफ सीज़न के अंदर जाइए। आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास जाइए, जिस समय आपका खर्चा बहुत ही कम आएगा और आप 5 से 7 हज़ार के अंदर अपनी केदारनाथ की यात्रा पूरी कर पाओगे। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के लिए आपको थोड़े से टिप्स दे दूं कि आप जब भी केदारनाथ यात्रा करने जाते हो तो आप कोशिश करो कि आप कुछ कैश अपने जेब में रखो और कुछ अपने ATM वगैरह के अंदर ही रहने दो, क्योंकि चाहे वो आप दर्शन करने जा रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से जा रहे हो, लेकिन चोरों के लिए हर मौका वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जेब कतरे की भी काफ़ी चोरियाँ होती रहती है। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। आप कुछ कैश अपने पास रखो, कुछ आप अपने बैंक के अंदर ही लेके जाओ जो आप सोनप्रयाग में जाकर या गौरीकुंड में जाकर निकलवा सकते हो। इसके अलावा जब भी आप अपनी पैकिंग कर रहे हो तो रेन कोट अवश्य से अपने साथ पैक कर लें, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ पर कभी भी बादल इकट्ठे होकर बरसने चालू हो जाते हैं। इसलिए रेन कोट हमेशा अपने केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे पहले पैक करो। तो बस गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी आपके परिवार में या अपने मित्रगण, आपके दोस्त, भाई बंधु जो भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं बजट के अंदर, तो उनके साथ एक बार ज़रूर शेयर करना। इसके अलावा आप किस स्थान के बारे में, किस यात्रा के बारे में जानना चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके बताए अनुसार उसी स्थान के बारे में आपके लिए एक बजट यात्रा पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस गाइज आज की वीडियो इतनी। पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।